बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है। चचा भतीजा की सरकार अपना पीठ थपथपाने में लगी हुई है। ऐतिहासिक बताया जा रहा है। जो कार्य पिछले 30-35 साल में चचा भतीजा और भतीजे के पप्पा नहीं कर पाए, वो करने का दम भरा जा रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के हवाले से जो जाति की गणना सामने आई है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। जिस तरह विगत 30 साल में बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं और अंततः वो परीक्षा अदालत के घेरे में आ जाती है। ठीक उसी तरह जातिगत गणना का ये जो सर्वे आया है, उसके नतीजे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अदालत के चौखटे से निकलकर जो ये सर्वे का रिपोर्ट आया है, फिर ऐसी उम्मीद है कि ये अदालत के चौखटे में फंसकर रह जाए। यानी कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हुए बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आई है, उसे फिर से कोर्ट में पहुंचना तय है। इस गणना के साथ राज्य की जनसंख्या का भी आकलन हो गया है। सर्वाधिक आबादी यानी 36.01% आबादी ओबीसी की है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसमें 27.12% हिस्सेदारी बीसी की है, मतलब 50 का आंकड़ा पार। कुल प्रदेश की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है और बीसी और ओबीसी का आंकड़ा मिला दें तो 63% बैठता है। कुल जनसंख्या में 15.52% सवर्ण है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्रमशः 19.65% और 1.68% है। यानी आपको ज्ञात है कि झारखंड से जब बिहार का जब बंटवारा हुआ और झारखंड बना, तो अधिकांश जो एसटी की आबादी थी वो झारखंड शिफ्ट हो गई। बिहार में मात्र 1.68% एसटी है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ आदि सवर्ण जातियां इन आंकड़ों की बाजीगरी पर सवाल खड़ा कर रही हैं। इन आंकड़ों को फर्जी बता रही हैं, जबकि यादव, कुर्मी, कोयरी आदि पिछड़े वर्ग के जमातों का आंकड़ा बढ़ गया है। आंकड़ों की गणित को समझें तो यादव सबसे ज्यादा है बिहार में, मतलब कि सिर्फ मधेपुरा ही गोप का नहीं है, पूरा बिहार ही गोप का है। यादवों का आंकड़ा 14.26%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.89%। अब जरा चुनाव के मुताबिक थोड़ा गणित समझ लेते हैं, जो अब तक का इतिहास रहा है। बिहार में 12 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां राजपूत बहुलता में हैं। इसी तरह कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां भूमिहार बहुलता में है। ब्राह्मण बहुल भी कई संसदीय क्षेत्र हैं जहां ब्राह्मण प्रत्याशी ही चुनाव जीतते हैं। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इन जातियों की आबादी यदि इतनी कम है तो फिर ये प्रत्याशी चुनाव कैसे जीत जाते हैं। इसको लेकर बिहार में सवाल खड़ा हो रहा है। जनता पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन प्रश्न भी खड़े हुए। आज
जिन लोगों का जातीय सर्वे किया गया, कई संगठन तो अपनी बात रख रहे हैं। थर्ड जेंडर के बारे में आप लोगों को बड़ा स्पष्ट तौर पर कल से ही सूचना प्राप्त हो रही है। कई धानुक समाज के लोगों ने हमसे आग्रह किया कि आप बताएं कि हमारी जो संख्या है इसको कम क्यों नीतीश कुमार जी ने कर दिया। कई और अभी तो विजय सिन्हा जी और हरीश सहनी जी जाएंगे और स्पष्ट तौर पर पूछेंगे कि सम्राट चौधरी का क्या जाति है और सम्राट चौधरी के जाति को दूसरे लोग कैसे देखेंगे, किस पैरामीटर से देखेंगे। जब वोटर लिस्ट का हम लोग पुनरीक्षण का काम करते हैं, वोटर लिस्ट बनता है, उसको स्क्रूटिनाइज भी करने का काम किया जाए। इसमें कोई स्क्रूटिनी नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं है। हजारों लोग, कल जब मैं देख रहा था इंडिया टीवी का सर्वे, उसमें 100 लोगों से पूछा गया कि आपका जाति पूछा गया, तो 55 लोगों ने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने का हम स्वागत करते हैं। हमने जो रिपोर्ट देखी है उस रिपोर्ट में लगभग अन्य सभी जाति और समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर होता है, किंतु इसमें सवर्ण जातियों की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से घटती हुई नजर आई है। मुझे जितनी जानकारी है कि 2011 के जनगणना में बिहार में जब 10 करोड़ के आसपास आबादी थी, तब तो सवर्ण जातियों की आबादी लगभग 17% थी। और अभी जो 2023 में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उसमें कुल मिलाकर सवर्ण जातियों की संख्या लगभग 11% तक सिमट गई है, जिससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह जो जनगणना हुई है वह जनगणना फेयर नहीं है और लाजमी तौर पर ये जो भी लोग कर्मचारी लग रहे होंगे इसमें वो खाना पूरी किए हैं और सही आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह एक मैनिपुलेटेड जनसंख्या की रिपोर्ट है जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर राजनीति कर रहा है जातीय जनगणना, तो वो आप जानते हैं कि यहाँ जातीय जनगणना देश में पहला राज्य है जहाँ सरकार ने अपने पैसे से जातीय जनगणना कराने का काम किया है और जो जाति का जितनी संख्या है उसको दर्शाने का काम किया है। तो मैं यही कहूँगा, जिसकी जितनी आबादी उतना ही अधिकार न होगा हर आदमी को। कई जातियां हैं जो कह रहे हैं कि हमको कम नहीं, कोई नहीं कहा है। ये लोग पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, ये भाजपा वाले, इसलिए रंग काम नहीं करेगा। और जो भी काम हुआ है वो जमीनी स्तर पर हुआ है और सबके यहाँ जाकर हुआ है। आप लोग भी इसके गवाह हैं, आपके घर पर भी गया है। इसलिए जातीय जनगणना आवश्यक है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव चाहते थे जाति आधारित जनगणना पूरे देश में हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रतिनिधिमंडल मिला था लोग, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि देश में एक्सपोज हो कि किस जाति की कितनी संख्या हो। इस बीच आपको यह याद दिलाना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने एक रोहिणी आयोग बनाया था और चूंकि बिहार में जातिगत सर्वे का रिपोर्ट सामने आ चुका है, ऐसे में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट मोदी के लिए ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। बिहार में जो जातिगत सर्वे की रिपोर्ट आई है उससे साफ संकेत है कि पिछड़ी जातियों की तुलना में अत्यंत पिछड़ी जातियों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में रोहिणी आयोग की जो सिफारिश है या बिहार में जो ट्रेंड सामने आया है वही ट्रेंड अगर पूरे देश का मान ले, और रोहिणी आयोग की जो सिफारिश है कि 27% ओबीसी आरक्षण को अब 4 हिस्सों में बांटा जाएगा, यदि केंद्र सरकार ऐसा करती है तो बिहार के जातिगत सर्वे के हवाले से हवा बना रहे इंडिया की तुलना में मोदी की एनडीए के लिए यह ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मोदी सरकार
द्वारा बनाई गई रोहिणी आयोग और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है। रोहिणी आयोग आप सुन रहे होंगे मंगरुआ के मुंह से, तो बताते चलें कि नरेंद्र मोदी ने 2017 में जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग को इस बात का पता लगाना था कि 27% मंडल आरक्षण का लाभ सभी पिछड़ी जातियों को समान रूप से मिल रहा है या नहीं, या कुछ पिछड़ी जातियां आरक्षण रूपी मलाई को मुंह में लभेर के चुभला रही हैं। जांच के बाद यह पता चला कि केंद्रीय सूची में शामिल 2633 पिछड़ी जातियों में करीब 1000 जातियों को आज तक मंडल आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आरक्षण का सबसे अधिक लाभ मजबूत पिछड़ी जातियों यानी यादव, कुर्मी, कोयरी, अवधिया, पटेल, यही जातियां उठा रही हैं, या जिन प्रदेशों में जो पिछड़ी जातियां मजबूत स्थिति में हैं उन्हें ही सिर्फ लाभ मिल रहा है। बाकी का जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वह भी मंडल के मलाई से वंचित है। अब रोहिणी आयोग के रिपोर्ट के विषय में ऐसा कहा जा रहा है कि 27% जो मंडल आरक्षण है उसको 4 भागों में बांटने की सिफारिश जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने किया है। यदि यह सिफारिश केंद्र सरकार मान लेती है तो केंद्र की सूची में शामिल 97 मजबूत पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण में से सिर्फ 10% हिस्सा मिलेगा। यानी यादव, कोयरी, कुर्मी, पटेल या प्रदेशों में मजबूत स्थिति में जो पिछड़ी जातियां हैं उनको 27 में से मात्र 10% मंडल के मलाई मिल पाएगी। 1674 जातियों को 2%, 534 जातियों को 6% और 328 जातियों को 9% आरक्षण मिलेगा। यानी जिस उद्देश्य से मंडल आयोग का गठन हुआ था और मलाई कुछ लोग चुगला रहे हैं, उस मलाई में से ज्यादा हिस्सा जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है उनके साथ बांटना होगा। विशेषज्ञों की राय है या जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि रोहिणी आयोग की सिफारिश को यदि केंद्र सरकार ने तुरंत लागू कर दिया, यानी चुनाव के पहले रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई, तो राजग को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को अगले चुनाव में जीतने में काफी आसानी हो जाएगी और इसको लेकर नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश सरीखे इंडिया गठबंधन के नेता समस्या में फंस सकते हैं। यानी मंडल की मलाई खा रही और मुंह में लभेर रही और चुभला रही कुछ प्रमुख पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियों के साथ बांटना पड़ सकता है और यह घमासान का वजह भी हो सकता है। यानी कोटा अंडर कोटा में सियासत उलझ सकती है। धन्यवाद।